इसी साल फरवरी में एक ही फैमिली के 3 मेंबर्स ने अपनी जान ले ली, जिसका कारण यह था कि उन्होंने 80 लाख रुपए गवा दिए थे ऑनलाइन गेमिंग में। और ये कोई एक केस नहीं है, आज इंडिया में हर साल ऐसे हजारों केसेस सामने आते हैं। इसके बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट इन एप्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, जिसकी वजह से आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स इन एप्स को ओपनली प्रमोट कर रहे हैं, वो भी बिना किसी रोक टोक के, जिसकी वजह से आज हमारे देश का यूथ इन चीजों में फंसता जा रहा है और अपनी लाइफ को मेंटली और फाइनेंशियली दोनों लेवल पे बर्बाद कर रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि आज इंडिया में डेली 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग करते हैं, और ये नंबर 37 करोड़ पहुंच जाता है जब आईपीएल जैसे इवेंट आते हैं। और इसके अलावा आज इंडिया वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है फैंटेसी स्पोर्ट्स का। इसीलिए आज हमारे देश के लोगों के पास खाने के पैसे हो या ना हो, लेकिन उनके पास टीम बनाने के पैसे जरूर आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कुछ सवाल उठते हैं कि ये सब कुछ इंडिया में लीगल कैसे है? अगर लीगल नहीं है तो इंडियन गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? और साथ ही साथ ये ऐप कंपनी कैसे लोगों का पैसा लूटकर बड़े बड़े यूनिकॉर्न बन रही है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको इस टॉपिक पे क्लियरिटी मिल सके और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया में जो लीगल स्टेटस है गैम्बलिंग को लेकर, उसे समझने से पहले हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो देखो, इंडिया में जो गैम्बलिंग है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आज से ठीक 6 से 7 हजार साल पहले जब महाभारत के इवेंट हुए थे, उस टाइम भी इंडिया में चौपड़ जैसे गेम खेले जाते थे। और ये वही गेम है जिसमें युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ गवा दिया था। इसके बाद अगर हम हिस्ट्री में आ गया है, तो जब इंडिया में मुगल अंपायर का रूल था, उस वक्त भी इंडिया में लोग गैम्बलिंग किया करते थे और एनिमल फाइटिंग जैसी चीजों पे पैसे लगाया करते थे। और इसके बाद जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो तब तक इंडिया में गैम्बलिंग बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि कुछ शहरों में तो डेडिकेटेड गैम्बलिंग हाउस तक बन चुके थे। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए 1867 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नया कानून लेके आती है, जिसका नाम था द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। इस कानून के अंतर्गत इंडिया में पब्लिक प्लेसेस पर गैम्बलिंग करना बैन कर दिया गया था, और साथ ही साथ गेम्स को भी 2 कैटेगरी में बांट दिया था। एक था गेम ऑफ स्किल, दूसरा था गेम ऑफ चांस। बस दिक्कत इतनी सी थी कि इस कानून के अंदर कहीं भी गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया था, बस नाम लेकर छोड़ दिया था। बाद में 1967 में जाकर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इन गेम्स को पहली बार प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया था, जिसकी बात मैं वीडियो में आगे करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर हम हिस्ट्री में वापस आए, तो जब पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 आया था, तब इंडिया में उससे बहुत हद तक सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी। लेकिन अभी भी दूसरी तरफ हॉर्स रेसिंग जैसे गेम्स पे गैम्बलिंग चल ही रहा था। इसके बाद जब इंडिया आजाद हुआ, तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसी पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 को सेम टू सेम ऐड कर दिया गया था, बिना किसी वर्ड को चेंज किए। बस फर्क इतना सा था कि इसको स्टेट लिस्ट में ऐड करा गया था, जिसका मतलब यह था कि या तो स्टेट इस एक्ट को सेम टू सेम अपने स्टेट में इंप्लीमेंट कर ले, या फिर अपने स्टेट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस करके इंप्लीमेंट करे। मतलब पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था कि इस एक्ट को वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने स्टेट में। तो जो यूपी, एमपी, हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट थे, उन्होंने इस एक्ट को सेम टू सेम अपने स्टेट में इंप्लीमेंट कर लिया, और जो बाकी स्टेट थे उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए और फिर इंप्लीमेंट किया। और यही कारण है कि आज हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ गोवा और सिक्किम जैसे स्टेट्स में कैसीनो अलाउड है, लेकिन दूसरे स्टेट्स में ये इलीगल है। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉटरीज की, तो बहुत से स्टेट इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे लॉटरी डिस्ट्रीब्यूट करना इलीगल है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्टेट ऐसे भी है जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट तक लॉटरी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे केरला। वहां पर गवर्नमेंट डेडिकेटेड लॉटरी प्रोग्राम चलाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फैंटेसी स्पोर्ट्स की, जैसे ड्रीम 11 और एमपीएल, आज लगभग पूरे देश में खेले जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्टेट ऐसे भी है जहां पर ये खेलना बैन है, जैसे तेलंगाना और उड़ीसा। इसीलिए आज इंडिया में गैम्बलिंग इलीगल है या लीगल है, ये सेंट्रल लेवल पे हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आज हर एक स्टेट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर। अब बात करते हैं कि गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल क्या है। तो जो गेम ऑफ चांस है, उसका जो फाइनल आउटकम होता है वो हमेशा टोटली डिपेंड करता है लक के ऊपर। इसीलिए ऐसे गेम में जो डोमिनेट फैक्टर होता है वो हमेशा लक होता है, ना कि स्किल। इस कैटेगरी में रोलेट और पोकर जैसे गेम आते हैं। वहीं जो गेम ऑफ स्किल है, उसका जो फाइनल आउटकम है वो हमेशा डिपेंड करता है प्लेयर के फिजिकल और मेंटल एबिलिटी पे और उसकी स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स पर, ना कि लक पर। हाँ, थोड़ा बहुत लक रोल प्ले करता है, लेकिन जो इसके अंदर डोमिनेट फैक्टर होता है गेम ऑफ स्किल में, वो हमेशा स्किल ही होती है, जैसे फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे गेम। इसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग की, कि ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया के अंदर अभी कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं बनाया गया ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। इसलिए कोर्ट में जब भी केस आता है इनके अगेंस्ट में, तो कोर्ट हमेशा उस केस को सोल्व करने के लिए पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 यूज करता है। जैसे आपने रमी गेम का नाम तो जरूर सुना होगा। रमी ऑनलाइन आने से पहले ऑफलाइन भी खेला जाता था। इसीलिए 1968 में एक केस आता है, के सत्यनारायण और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के बीच में। इस केस का जो मेन मुद्दा होता है वो यही होता है कि जो रमी है वो गेम ऑफ स्किल है
है या फिर गेम ऑफ चांस है, जिसमें कोर्ट अपने फाइनल जजमेंट में कहता है कि रमी एक गेम ऑफ स्किल है, क्योंकि कोर्ट के अकॉर्डिंग रमी खेलने के लिए आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल होनी चाहिए, जैसे कार्ड को याद रखना और साथ ही साथ नेक्स्ट मूव की पहले से प्लानिंग करके रखना। और तभी से ही इंडिया के अंदर रमी एक लीगल गेम बन गया और आज ऑनलाइन भी खेला जाता है बिना किसी रोक टोक के। इसके बाद बात आती है फैंटेसी स्पोर्ट्स की। इसको लेकर भी 2017 में वरुण नाम के एक व्यक्ति ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में केस कर दिया था ड्रीम 11 के ऊपर, क्योंकि उसने 50,000 रुपए यूज करके ड्रीम 11 पे 2 टीम बनाई थी और उसकी दोनों टीम हार गई थी। इसलिए उसने केस करके क्लेम किया कि ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे इलीगल गैम्बलिंग चल रही है, ना कि कोई स्पोर्ट चल रहा है, जिसमें कोर्ट अपने फाइनल जजमेंट में कहता है कि ये जो फैंटेसी स्पोर्ट है वो गेम ऑफ स्किल के अंडर आते हैं, क्योंकि इन्हें खेलने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए पिच कंडीशंस का और साथ ही साथ प्लेयर के स्टेट्स का, और तभी से इंडिया के अंदर फैंटेसी स्पोर्ट्स को एक गेम ऑफ स्किल कंसीडर किया जाता है। तो इसीलिए आज इंडिया में जब भी किसी गेम को लीगल होना होता है, बस इसको किसी तरीके से गेम ऑफ स्किल प्रूव करना है और वो इंडिया के अंदर लीगल हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई कोर्ट और लॉ की। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। तो देखो, मार्केट में 2 टाइप के ऐप है, पहला बैटिंग ऐप और दूसरा फैंटेसी ऐप, और कुछ ऐप ऐसी भी है जो दोनों फीचर एक साथ देती है। इसीलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बैटिंग ऐप्स की, जहाँ पे तुम्हें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बोलते हुए मिल जाएंगे कि खेलो लूडो जीतो लाखों। पर जो रियलिटी है वो ये कि जो ये ऐप है ऐसे डिजाइन किए होते हैं, जब आप इनके ऊपर पहली बार खेलने जाओगे तो आपको शुरू के 4 से 5 मैचेस आपको जिताएंगे, ताकि आपको इन ऐप्स का एडिक्शन लग जाए, और एक बार जब एडिक्शन लग जाएगा तो आपको बुरी तरीके से हराएंगे। जिससे होता क्या है कि जो इंसान पैसे हार जाता है वो उन पैसों को कवर करने के लिए फिर से इन गेम्स को खेलता है, और दूसरी तरफ जो इंसान 1-2 बार पैसे जीत जाता है वो अपने आप को ज्यादा सियाना समझ के इन गेम्स को फिर से खेलता है, और इसी को एक गैम्बलिंग एडिक्शन कहते हैं। जैसे आप इस न्यूज को देखिए, एक लड़की ने 5,000 रुपए से 2 लाख रुपए जीते थे, और उसके बाद भी वो खेलना नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे लगता है कि वो और रुपए भी जीत सकती है, और इसी कारण से अब वो सारे रुपए हार गई है और उसके ऊपर 9 लाख रुपए का कर्ज है। इसलिए चाहे गवर्नमेंट इनको कितना भी गेम ऑफ स्किल का टैग दे, लेकिन सच तो ये कि ये जो ऐप है एल्गोरिथम पे चलते हैं, और जो इनका एल्गोरिथम होता है वो ऐसे डिजाइन किया जाता है कि आप जीतो या हारो, लेकिन ये ऐप कंपनी हमेशा जीतती है। और एक बार मान लो कि गवर्नमेंट इन ऐप्स को बैन भी कर देती है, फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज हमारे देश के लोग इन चीजों से इतने एडिक्टेड हो चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि अब इस रिपोर्ट को देखो जो बताती है कि लास्ट 1 साल के अंदर अंदर इंडियंस ने 5 बिलियन टाइम विजिट किया है इलीगल बेटिंग वेबसाइट्स को, जो इंडिया में बैन है। और ये तो कुछ भी नहीं है, लास्ट 1 साल के अंदर अंदर इंडियंस ने $100 बिलियन डिपॉजिट किए इन इलीगल वेबसाइट्स पे। $100 बिलियन, कुछ कंट्री की जीडीपी तक नहीं है इतनी। इसलिए बैन करने से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, जब भी जाके ये सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। अब बात करते हैं फैंटेसी स्पोर्ट की। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो आपको दोनों टीम को यूज करके 11 प्लेयर की एक वर्चुअल टीम बनानी पड़ती है, और जैसे जैसे आपके चुने हुए प्लेयर रियल मैच में परफॉर्म करेंगे वैसे वैसे आपको पॉइंट मिलते जाएंगे, और लास्ट में जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो जीत जाएगा। और इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके गवर्नमेंट और ये ऐप कंपनी लोगों के लाखों लूट रही है। वो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो कि 10 प्लेयर अलग अलग टीम बनाते हैं एक क्रिकेट मैच के लिए 50-50 रुपए इन्वेस्ट करके, तो जो यहाँ पे टोटल अमाउंट कलेक्ट हुआ वो हुआ 500 रुपए, और जो ये 500 रुपए इन पर सबसे पहले 28% जीएसटी लगेगा, मतलब 500 रुपए में से 140 रुपए गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। अब बचे 360 रुपए, जिसमें से प्लेटफॉर्म भी अपना कमीशन लेता है, जनरली 15 से 20% लेता है। अगर हम मान लेते हैं 15%, तो 360 रुपए में से 54 रुपए कमीशन के रूप में प्लेटफॉर्म के पास चले जाएंगे। अब बचेंगे 306 रुपए। अब कायदे से ये सारा अमाउंट विनर के पास जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर भी टीडीएस लेती है। एज पर द रूल 30% टीडीएस देना पड़ता है नेट विनिंग के ऊपर, मतलब 306 रुपए में से 92 रुपए गवर्नमेंट के पास जाएंगे। अब जो ये पूरा गेम खेला गया, इसमें जो प्लेयर का फायदा हुआ वो हुआ 164 रुपए का, और जो प्लेटफॉर्म का फायदा हुआ वो हुआ 54 रुपए का, और जिसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो है गवर्नमेंट, 232 रुपए का। और ये तो सिर्फ 10 लोगों की बात थी। जो रियल मैच होते हैं वहां तो करोड़ों लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट और प्लेटफॉर्म के लिए। और इसी चीज से आप समझ सकते हो कि क्यों गवर्नमेंट इन एप्स को चलने दे रही है, क्योंकि कोई हारे या जीते उससे क्या फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट को तो हर हालत में टैक्स मिलेगा। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में फैंटेसी स्पोर्ट एक गेम ऑफ स्किल है। इसको मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, आज बहुत सारे क्रिकेटर्स है जो इन एप्स को प्रमोट करते हैं, जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली। अगर मान लो कि ये दोनों मिलकर भी टीम बनाए इन एप्स के ऊपर, तो भी जरूरी नहीं है कि वो 3 करोड़ जीत ही जाएंगे, क्योंकि चाहे उनके पास कितना भी नॉलेज हो ग्राउंड को लेकर या प्लेयर को लेकर, लेकिन जो रियल मैच होता है ना, उसमें कौन सा प्लेयर अच्छा खेलेगा उसके स्टेट्स पे डिपेंड नहीं करता।
वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में वो प्लेयर उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करता है। इसीलिए जो ये क्रिकेटर्स है वो पागल थोड़ी ना है जो रिटायरमेंट के बाद भी कमेंट्री करके पैसा कमाते हैं। वो भी तो घर पे बैठ के टीम बना सकते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि ये जो एप्स है इन पे जीतने के चांसेस कितने कम है। लेकिन आज हमारे देश में 15 साल का बच्चा अपने आप को क्रिकेटर से ज्यादा नॉलेजेबल समझता है, और यही कारण है कि आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि लोग सिर्फ टीम बनाने के लिए लोन तक लेते हैं। एक आम इंसान की बात अलग है, लेकिन जो आर्मी सोल्जर होता है, जो अपने माइंड से इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो तक इसके एडिक्शन में फंस जाता है। जैसे एक आर्मी सोल्जर ने लोन लिया था सिर्फ टीम बनाने के लिए, आज उसकी पूरी सैलरी उस लोन की ईएमआई चुकाने में जा रही है। ये कोई एक एग्जांपल नहीं है, आज आपको ऐसे हजारों एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए अब सवाल ये उठते हैं कि क्या ये फैंटेसी स्पोर्ट इंडिया में कभी बंद भी होंगे? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि इन्हीं फैंटेसी एप्स के कारण गवर्नमेंट, बीसीसीआई, क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज, इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन सबको करोड़ों को फायदा होता है। और जब किसी चीज से इतने लोगों को फायदा होता है ना, वो चीज कभी रुकती नहीं है और उसे कोई ट्राई भी नहीं करता रोकने की। इसीलिए यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इनका सॉल्यूशन क्या है। तो जो सबसे पहला सॉल्यूशन है वो है कि गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले और ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन पे कुछ ना कुछ लॉ बनाकर उसे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करे, ताकि देश में थोड़ी बहुत तो सिचुएशन कंट्रोल में आए। इसके बाद जो दूसरा सॉल्यूशन है वो ये है कि देश में जितने हो सके उतने हॉस्पिटल और क्लिनिक खुले मेंटल हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि आज हमारे देश में इन एप्स के कारण लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो चुकी है। इसीलिए उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वरना पता नहीं कितने ही लोग अपनी ही जान ले लेंगे। इसके बाद जो तीसरा सॉल्यूशन आता है वो हर एक इंसान के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है। आपको क्या करना है, कहीं भी आप इन एप्स के ऐड को देखो या फिर ऐसे ऐड देखो जो इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, आपको तुरंत ही उस ऐड को रिपोर्ट कर देना है और साथ ही साथ उन सारे इन्फ्लुएंसर को भी अनफॉलो कर देना है जो इन चीजों को प्रमोट करते हैं। क्योंकि आज हमें हमारे देश को महान बनाना है, क्यों ना इसे साथ मिलकर बनाया जाए।